हिस्ट्रोस्कोपी, पॉलिप रिमूवल, डीएनसीज और हिस्टेक्टमी जहाँ हम यूट्रस निकालने की सर्जरीज करते हैं, ओपन एंड लैप्रोस्कोपी बोथ, अलॉन्ग विथ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जैसे कि ट्यूबल लाइगेशन होता है एंड कॉपर्टी इंसर्शन होता है फॉर फैमिली प्लानिंग। तो ये हमारी सर्विसेज यहाँ अवेलेबल है और हमारे टीनेज लड़कियों के लिए जो कि बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स से आज दे आर गोइंग थ्रू इट, जैसे कि पीसीओएस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे सुविधा रखी है फॉर देयर मैनेजमेंट। बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे रेट्स काफ़ी अफोर्डेबल रखे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उसके अलावा वी हैव सर्टेन स्कीम्स जो हमारे नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं उनको हेल्प करता है। एक हमारा अमन की आशा एक स्कीम है जहाँ हमारे नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उसकी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है, एंड उससे उनको काफ़ी हद तक, बहुत हद तक एक लेवरेज मिल जाता है फाइनेंसिस में। एंड गोल्डन कार्ड के लिए हमारे हॉस्पिटल ने अभी अप्लाई किया है एंड दैट प्रोसेस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन वो भी अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला मिथ जो मैंने यहाँ देखा है कि फर्टिलिटी इश्यूज़ को हमेशा एक औरत का प्रॉब्लम का दर्जा दिया जाता है, कि वो प्रॉब्लम या वो डिफेक्ट जो ये कहाँ कहते हैं यहाँ लोग, वो सिर्फ औरत में है। सबसे पहली बात, ना ये प्रॉब्लम है, ना ये डिफेक्ट है, और ना ही ये सिर्फ औरत का रीज़न है। एक औरत और मर्द दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। मेल फर्टिलिटी भी 40% तक है यहाँ हमारे स्टेट में। तो एक मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को इवेल्युएट करना फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर मेरे ओपीडीज़ में इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में सिर्फ औरतें आती हैं, हस्बैंड उनको अकम्पनी ही नहीं करते हैं, दे रिफ्यूज़ टू डू द टेस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों का एक कंबाइंड एफर्ट रहता है जहाँ दोनों पे हम कुछ टेस्ट करते हैं, वी कम टू अ डायग्नोसिस कि ये रीज़न क्या है इसका, और उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। क्योरेबल है। सो देयर इज़ नथिंग लाइक अ क्योरेबल इनफर्टिलिटी, जिसको हम जिस तरीके से हम उसके डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान बनता है। कुछ हमारे मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं, कुछ बेसिक लैप्रोस्कोपी सर्जरीज से ठीक हो जाते हैं, किसी को IUI या IVF की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लान के बाद एक डायग्नोसिस जो हम अचीव करते हैं उसके बाद डिसाइड होता है। अगर हम लेट मैरिजेस और एज क्राइटेरिया को अगर हम असाइड रखें, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ इनफर्टिलिटी का, जो फीमेल्स में मैंने देखा है PCOS, जो हमारा एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है बॉडी में, जो बहुत ही यंग एज से भी स्टार्ट हो जाता है, यंग लड़कियों को, टीनेज लड़कियों को है, वो एक हद तक इश्यूज़ क्रिएट कर लेता है बिकॉज वो ओव्यूलेशन में इंटरफेयर करता है। इसका मतलब ये नहीं यू कैन नॉट कंसीव विद PCOS, ऑफ कोर्स यू कैन, लेकिन आपको एक डाइटरी, एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है अलॉन्ग विथ एडिक्वेट मेडिकेशन, जिससे हम वो एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली, स्मोकिंग इज़ ऑन वेरी हाई राइज, जो मेल्स में यहाँ मैंने देखा है, जो कि उनकी स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट को एक हद तक अफेक्ट करती है। तो ये बेसिक मैंने यहाँ पे एक कॉजेज़ देखे हैं जो यहाँ बहुत हाई राइज में हैं, जो एक हद तक ट्रीटेबल है। हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप देखिए कि आप उस इनफर्टिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं या नहीं। तो शादी अगर हमारी औरत की एज 35 ईयर्स से कम है, शादी के अगले 1 साल तक बेसिकली वो इनफर्टाइल टैग हो ही नहीं सकती है। उसके 1 साल बाद अगर कंसीव नहीं हो पाता है तब वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स लें, और अगर उनका एज 35 ईयर्स से ऊपर है तो शी हैज़ टू सीक ट्रीटमेंट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मैरिज। अब हम ये कर लेते हैं सोसाइटी के स्ट्रेस और प्रेशर में, हम शादी के अगले हफ्ते ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हम कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये एक स्ट्रेस बिल्डअप करता है। स्ट्रेस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके ओव्यूलेशन में हैम्पर करता है। तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे सोसाइटी को, कि वो दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर ना करें, नोक झोंक ना करें, अपना टाइम दें अपने कपल को, एंड दे विल टेक देयर टाइम एंड दे कैन सीक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। और सवाल है कि अक्सर बेशतर हम देखा करते हैं कि जो ख़वातीन थी, पिछले वक्त की बात करें, थोड़ा सा पीछे भी हम जाए तो ख़वातीन जो थी प्रेग्नेंट भी होती थी, कामकाज भी करती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। बड़ा ही अफसोस है कि आजकल जो ही लेडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो इमीडिएटली वो रेस्ट करने बैठती है। क्या वजूहात है इसकी, क्या तब्दीली लानी पड़ेगी इस बारे में? बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। तो प्रेगनेंसी जैसे यहाँ डिक्लेयर होती है, प्रेगनेंसी इज़ इक्वल टू बेड रेस्ट, हमने ये डिसाइड करके औरत को हम रेस्ट दे देते हैं घर में। अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ एनी मेडिकल कंडीशन जहाँ आपके डॉक्टर्स ने आपसे कहा है कि आपको रेस्ट लेना है, उसके अलावा यू डू नॉट नीड टू बी ऑन बेड रेस्ट इन प्रेगनेंसी। आप जितने फुर्तीले रहेंगे प्रेगनेंसी में, जितना पौष्टिक खाना खाएंगे, जितना अपना वेट अंडर कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही आपका प्रेगनेंसी और आपका डिलीवरी
ईज़ी हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरीज़ का रेट इसीलिए कम हो रहा है बिकॉज़ क्योंकि हमारी मोबिलिटी कम हो रही है। हमारे जो पेल्विक मसल्स हैं, हमारा जो पेल्विक बोन है, वो फ़ेवर नहीं कर रहा है नॉर्मल डिलीवरी को। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी एक्टिविटी, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है, हम फुर्तीलेपन जो है वो मेंटेन रखें प्रेगनेंसी में, अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली किसी मेडिकल कंडीशन के लिए मना किया। डॉक्टर साहब, एक बच्चे को जन्म देना, हेल्दी बच्चे को जन्म देना, इसके लिए एक खातून को कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए? तो हमारे प्रेगनेंसी में राइट फ्रॉम डे 1 से लेके डिलीवरी तक और उसके 40 दिन बाद तक एक पौष्टिक खाना, एक मेडिकेशन थेरेपी होती है जो आपको फॉलो करना है। हम ये कहते हैं कि हम डॉक्टर को कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे। टाइमली मेडिकेशंस, हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मेडिकेशंस अलग होते हैं, जैसे कि फोलिक एसिड ज़रूरी होता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के प्लान करने से 3 महीने पहले से ही उसे लेना पड़ता है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो बीच के 3 महीना है, उसमें हमारे आयरन कैल्शियम का इंटेक अच्छा होना चाहिए। लास्ट के ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम और प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए। अब ये समझ सबको नहीं होगी ऑफ कोर्स, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से एडिक्वेट गाइडेंस लेनी है, क्योंकि इसका इंटेक भी आपके करंट वेट और आपके वेट गेन से रिलेटेड है। तो एक पर्टिकुलर प्लान हम सबके लिए नहीं लिख सकते हैं, ये इंडिविजुअल प्लान बनता है इंडिविजुअल पेशेंट के लिए एज पर देयर मेडिकल कंडीशन एंड एज पर देयर करंट स्टेटस। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपके लिए, एक हामिला खातून जो होती है, कभी कभार फीवर वगैरह हो जाता है, तो ऐसे में बड़ा ही इजी लेती है, उसे ये महसूस होता है कि प्रेगनेंसी के साथ इसका कोई टच नहीं है, खुद भी मेडिसिन लेती है, सिंपली उठा लिया, पैरासिटामोल ले लिया, तो ये चीज़ें कितना हार्मफुल है एक बच्चे के लिए? ये बिल्कुल सही, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स है, जैसे आपने कहा पैरासिटामोल है, पेन के ड्रग्स है जो हमारे पेशेंट्स ले रहे हैं, फीवर एक सिंपल यूरिन इन्फेक्शन से लेके जो कि आपके प्रेगनेंसी में एक प्री टर्म डिलीवरी का कारण बन सकता है, इसे हम बहुत ही लाइटली लेते हैं। स्मॉल फीवर, स्मॉल पेन, हल्का पेन जिसको हम घर पे बैठ के दवा खा लेंगे, फार्मेसी से ले लेंगे, यही आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बनती है। माइनर से माइनर प्रॉब्लम आपको आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है एंड दैट विल हेल्प यू गेट द राइट ट्रीटमेंट, राइट मैनेजमेंट, जो कि आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी जर्नी को हेल्दी रख सकती है।